अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद न्यू टेलीविजन की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन पैगाम रमजान के साथ मैं हूं आपका मेजबान फरीद रईस और मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। आज फरीद 22वां रोजा हो चुका है और पीछे हमारे पास 7 या 8 रोजे बाकी रह चुके हैं और काफी सारी जो है ना वो वीकनेसेस भी फील हो रही हैं हम लोगों को, जिससे हमें जरा दर्द भी हो रही है। कुछ लोग डाइट भी कर रहे होते हैं, मेरे जैसे जो कुछ लोग होते हैं जो रमजान से पहले कर रहे होते हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं। पता चल गया सबको, है ना? अब तक सबको पता चल गया कि आप जो है वो जिस मिशन के ऊपर हैं हाँ। वो मिशन अब तक सबको लेकिन पता मैं लग उसके गया। साथ साथ ये भी कहती हूँ कि वो मिशन सब फॉलो करें क्योंकि वो बड़ा हेल्दी मैंने फील किया ये जो उसमें। बात है कि देखिए हेल्थ आपकी सब कुछ है, आपकी हेल्थ अगर नहीं है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और मैं एक बात बार बार कहता हूँ, जान है तो जहान है। अगर आपकी जान है तो इस जहां की रंगीनियां भी आपके हिस्से में आ जाएंगी, ये खुशियां और त्यौहार भी आपके हिस्से में आ जाएंगे। और अगर जान नहीं है तो फिर ना रंग है और ना ही नूर है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो बात आज आपका ड्रेस माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है, इस पे बड़ी तनकीद भी हो, इसलिए मैंने कहा नहीं मैं यही पहन के जाऊंगी, आज जो मर्जी हो जाए। तो फरीद बगैर वक्त जाए कि हम लोग तारुफ कराते हैं हमारे आज के मेहमान का। आज के इंट्रोडक्शन करा देते हैं जनाब। और चूंकि बात हो रही है हेल्थ की, वेलनेस की, फिटनेस की, तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आजम खान साहब जो कि स्पोर्ट्स एंड लाइफ स्टाइल फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। कैसे हैं डॉक्टर साहब, आप ठीक ठाक हैं? गुड जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब पहले भी आप नियो न्यूज़ के बहुत बार मेहमान बन चुके हैं, रमजान में आपको हम एक बार फिर से वेलकम कहते हैं। तो किस तरीके से रमजान गुजर रहा है? पेशेंट ज्यादा हुए कम हुए? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर रहा है। पेशेंट कम हुए या नहीं हुए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग घर पे रहें, घर पे रहें और टेलीफोन पे अपनी ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस कर लें। और सबसे अच्छा यही है। और ये मेरे ख्याल है मेरी 25-26 साल के करियर में पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स, क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स के बगैर भी मैनेज की जा सकती हैं। ओहो वाह, दैट्स रियली ग्रेट। डॉक्टर साहब तो मुझे ये बताएं कि आपने जो बात की है, जब से आपका करियर और इन तमाम चीज़ों के अंदर, मैं और नबी ये बात कर रहे थे कुछ दिनों पहले इसी शो के अंदर कि हम और हमारी जनरेशन जिन्होंने कोविड-19 देखा है, हम आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद अगली जनरेशन को हयात और जिंदगी अगर बाकी रही तो हम ये एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होंगे। जी हाँ, आपने अपने करियर के अंदर इससे पहले तक जिन चीजों को देखा, प्रैक्टिस की और अब जिन चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या डिफरेंस नजर आया आपको? ये चीज़ें बहुत हद तक चेंज हो गई हैं और होंगी, आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होंगी। और वो लोग बहुत पीछे रह जाएंगे जो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। ये तयशुदा है कि किसी भी प्रोफेशन में आप हैं, आपको वो जो चेंज का मंत्र है वो पढ़ना पड़ेगा। और हम एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी चीज़ों को देख रहे हैं और हमें, मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ों को अब सॉर्ट आउट करना पड़ेगा जो हम थ्रू एजुकेशन, थ्रू अवेयरनेस अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को बताएं कि ये चीज़ें मैनेज हो सकती हैं घर पे भी। लेट द नेचर। और मेरे ख्याल से डॉक्टर बड़ी अच्छी प्रैक्टिस भी हो चुकी है हमारी 2 मंथ्स में। तो अगर आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है तो मेरे ख्याल से अब वो करना मुश्किल नहीं है, तो करना चाहिए। जी हाँ, लेट द नेचर डू इट्स जॉब। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिकवरी का, सेहत का निज़ाम रखा, वो अपनी परफेक्शन में अंदर है। हम डॉक्टर्स और दवाइयाँ और हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स क्रेडिट ले जाते हैं। एग्जैक्टली बहुत एब्सोल्यूट और परफेक्ट सिस्टम अल्लाह ताला ने बॉडी के अंदर रखा हुआ हीलिंग का। डॉक्टर साहब ऑनलाइन सेशंस आप कर रहे हैं, यानी किस तरह के पेशेंट्स अगर आपके जो पास आते हैं, चले इससे शुरू कर लेते हैं जरा कि अमूमी तौर पे जिस तरीके से आपका स्पोर्ट्स एंड लाइफस्टाइल ऑफ फिजिशियन है, किस एरिया को ट्रीट करते हैं, यानी वो कौन से लोग हैं जिनको आप केटर करते हैं? अच्छा, इससे पहले कि डॉक्टर आजम इस सवाल का जवाब दें, मैं बड़ी अमेजिंग बात, मुझे बड़ी डिफरेंट बात इनसे मुझे सीखने को मिली और मुझे मालूम पड़ा, जैसे मैंने भी आगाज में बात की कि अब चूंकि 22वां रोज है, पेन्स भी निकल रही हैं और तकलीफ भी हो रही है, तो मेरा भी इत्तेफाक हुआ इनसे मुलाकात करने का। और इससे पहले जब भी शो में आते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम डाइट कर रहे हैं, वीकनेस हो गई, पेन निकल आई, तकलीफ हो गई, या एसी में सो लिया। डॉक्टर साहब की जो साइंस है वो ही कहते हैं कि अब आपका स्लीप टाइम पूरा नहीं है तो आपको, आप मुझसे ये बात शेयर कर रही थी, इसी चीज को वैसे डॉक्टर साहब से कर लेते हैं। डॉक्टर साहब इस चीज को जरा एड्रेस कीजिएगा, जो बात मैंने आपसे पूछी एंड देन कि आप हर चीज को मुझे जैसे बताया कि और मालूम हुआ कि आप स्लीप से चीजों को रिलेट करते हैं। मेरे ख्याल लाइफस्टाइल में सारी चीज़ें हम पिछले प्रोग्राम्स में भी डिस्कस चुके हैं। स्लीप बहुत मेजर फैक्टर है और उसमें डाइट भी है, एक्सरसाइज है, और फिर चौथे नंबर पे स्ट्रेस मैनेजमेंट है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का ताल्लुक डायरेक्ट इन तीनों चीज़ों के साथ है, आपकी स्लीप, डाइट और एक्सरसाइज के साथ, और इनके थ्रू हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन
जितनी साइंटिफिक एविडेंस है, साइंसी शवाहद हैं, सारे शो करते हैं कि अगर नींद आपकी अच्छी हो 7, 8, 10 घंटे की, स्टैंडर्ड जो है मैं 8 से 9 घंटे की प्रमोट करता हूँ। बहुत सारे मसाइल हैं जिनसे आप जो है वो बच सकते हैं। किस टाइम पे आपको बेड पे चले जाना चाहिए डॉक्टर साहब? अगर आप बात करें 8 घंटे की नबी, हम तो कहते हैं कि जी बड़ी हैसल हमारी लाइफ होती है, हम रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे और फिर सुबह अर्ली उठना भी है, तो व्हाट यू रिकमेंड अच्छा, डॉक्टर साहब? कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं फरीद हम लोग अपनी नींद पर एक्चुअली। बहुत अगर ज्यादा। हमें कहीं पर जाना है, कोई गैदरिंग है या घर में है, तो बहुत ही कम लोग होंगे जिनकी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन होगा कि वो उठ के चले जाएंगे जी, उस जी। महफिल वरना से। नहीं, वरना आप बैठे चाहिए, ऊँगते रहेंगे, लेकिन आप बैठे रहेंगे उस जगह पे। आई थिंक इसे इस तरह समझ लीजिए कि बहुत सारी अनअकाउंटेड ब्लेसिंग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो हैं, जिन्हें हम काउंट ही नहीं करते, उनमें से एक रात का अंधेरा भी है, डार्कनेस भी है। ठीक। और वो प्योरली एंड लिटरली, वो अगर आप कुरान पढ़ें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ें, वो उसे ब्लेसिंग के तौर पे गिनाया गया है, इसलिए है कि तुम्हें आराम का मौका दिया जाए, तुम आराम करो उसमें। सो इफ़ वी आर यूजिंग दिस टाइम अदरवाइज, लाइक हम इस टाइम को किसी और मकसद के लिए यूज़ करेंगे, स्क्रीन्स के आगे बैठे रहेंगे, अपने सोशल मीडिया पे बिला वजह बैठे रहेंगे, तो हम जो वो नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, वो जो फितरत ने जिस मकसद के लिए बनाया है उसको। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि आप जैसे ही जितनी डार्कनेस, जितना अंधेरा अपनी नींद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। और मैं अपने सारे पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को कहता हूँ कि आपकी दिन के वक्त की 12 घंटे की नींद रात की जो है वो 1 घंटे की नींद के बराबर नहीं हो सकती। Right. दे आर सो प्रेशियस आवर्स, वो इतने कीमती आवर्स हैं, उसे कभी किसी को ना दें। ओहो, और हमने अपने बच्चों की रूटीन भी हाँ, कितनी खराब करके रखी हुई है। डॉक्टर साहब, आपने 4 चीजों को आपने एक तरतीब से बताया, स्लीप टाइम आपने बताया, ईटिंग हैबिट्स आपने बताया, फिर स्ट्रेस एक्सरसाइज एंड देन आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट बताया। लेकिन अगर नंबर 4 की चीज को अगर हम हैंडल करना सीख लें तो ऊपर की 3 चीजें मेरे ख्याल से बड़ी आसानी से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। क्या होता है कि हम जब स्ट्रेस में होते हैं तो ना हम सो रहे होते हैं ठीक से, ना खा रहे होते हैं, ना एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। कोई मंत्रा, कोई टिप है कि स्ट्रेस फ्री हम कैसे रह सकते हैं? क्या केयर फ्री होना ही स्ट्रेस फ्री होना है? आई थिंक स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो जिसका ताल्लुक, आप बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, पिछली सारी चीज़ों के साथ है। अगर आप स्ट्रेस मैनेज करने में अच्छे नहीं हैं तो आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी, और फिर अच्छा, भूख ज्यादा लगेगी? बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। और जब भूख ज़्यादा लगे, जितने हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल है, ग्रेलिन है, इंसुलिन है, वो ये सारे स्ट्रेस हार्मोन जब ऊपर जाते हैं ब्लड में तो आपको शदीद भूख लगती है। और ये इसी वजह से नई जनरेशन जब रात को जाग रही होती है और स्ट्रेस बिला वजह का है लोगों में, तो फिर वो मंचिंग भी करते हैं, भूख लग रही होती है, आप रात में खा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं। फिर ये कि हाई ब्लड प्रेशर्स हैं, वो आप मैनेज ही नहीं कर सकते जब तक आपका स्ट्रेस मैनेज ना हो। इस करके ये हम सबको ये सीखना पड़ेगा कि हम कैसे करें। डॉक्टर साहब को टिप बता दें कि जी, स्ट्रेस मजे की बात ये है कि कोई मेडिकल शख्स ऐसा होगा नहीं जिसको स्ट्रेस ना हो, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया? मजे की बात ये है कि जो मेडिकल साइंस है वो हमें मासवाए दवाइयों के और कोई टिप नहीं दिया हुआ है, ठीक है जी। लेकिन जो हमारा कल्चर है, हमारा माशरा है, हमारा मज़हब है, वो असल में ये सारी चीज़ें सिखाता है। उसमें सबसे पहले जो नंबर 1 इस वक्त स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो मेडिटेशन है। अगर मैं अपने अल्फाज में कहूँ, हमारे यहाँ की जो मुस्तमिल चीज़ है वो अल्लाह का ज़िक्र है, वो आपको रूटीन बनानी पड़ेगी। यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ, आपको माइंडफुलनेस की तरफ जाना पड़ेगा, आपको अपने सांस बाहर निकालने और अंदर निकालने की परसेप्शन होनी चाहिए। हमारे यहाँ 99% लोगों को ये नहीं पता कि सांस अंदर जा रहा है और बाहर जा रहा है। किसी दिन बैठें अपनी फ़र्ज़ नमाज के बाद और देखें कि सांस अंदर जा रहा है और बाहर जा रहा है, उस पर सिर्फ उसी पे गौर करें तो आप अंदाज़ा करेंगे कि कितनी बड़ी नेमत है ये वाली, जो हम हर मिनट में 70 से 80 दफ़ा ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर रहे हैं, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर रहे हैं, और वो भी ठीक नहीं कर रहे हैं। ऑटोनोमस है, हमें बिल्कुल नहीं पता, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये चल रहा है, माँ के पेट से चल रहा है। क्या बात है। एंड देन कम डाउन टू योर बॉडी, पूरी बॉडी पे आहिस्ता आहिस्ता फोकस करें और फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करें।
میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ویسٹ میں اب 2-3 دن کی ورکشاپس ہوتی ہیں صرف گریٹیچیوڈ کی، کہ شکر کیسے ادا کریں، وہ چیزیں جو ان اکاؤنٹڈ ہیں ان کا شکر کیسے ادا کریں۔ ہم بے تحاشا چیزیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، اور یہ کرونا کے کرائسس میں تو آ کے ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ کتنی ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی، ہم نے کبھی کاؤنٹ ہی نہیں کی، شکر ہی نہیں ادا کیا۔ ہمارے جو دوست کرائے کے مکان پہ ہیں اور وہ آج کل ان کی ارننگز نہیں ہیں اور انہیں کرایہ پے کرنا پڑا، انہیں ٹینشن ہے کہ اپنی سیونگز یا بغیر سیونگ سے کیسے کرایہ پے کریں گے، بالکل تلخ حقیقت اور پر آپ کے پاس اپنی چھت ہے، تو امیجن کریں ہم نے کبھی اس کا شکر ہی نہیں ادا کیا کہ جو چھت ہماری اپنی خدا اللہ رب العزت نے دی ہوئی ہے وہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے ہماری، کتنی بڑی بلیسنگ ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ کتنی مشکل میں ہے۔ اب آ کے یہ رائٹ ٹائم ہے کہ لوگ بیٹھیں اور یہ دیکھیں کہ وہ کون سی بلیسنگز ہیں اللہ رب العزت نے دی ہوئی ہیں جو بغیر ایفرٹ کے دی ہوئی ہیں۔ ہمارے ماں باپ اور آبا اجداد اور پیرنٹس سے بہت کچھ آیا ہوا ہے، زیادہ تر ہمارا چیزیں جو ہیں وہ بلیسنگز اللہ رب العزت نے ہماری ایفرٹ کے بغیر دی، انہیں کاؤنٹ کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا شکر ادا اور اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اور دوسرا، نبیہ سے بھی پچھلے پروگرام میں بھی شاید بات ہوئی تھی کہ ہم سب کو کہتے ہیں کہ پلیز خدا کا واسطہ ہے اس معاشرے کو کھولیں، اب ہم اپنے جو نارمز ہیں جو ہمارے پیرنٹس نے بڑوں نے پریکٹس کیے ہیں اسے کھولیں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی ذات کا انا کا مسئلہ نہ بنائیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کا اپنی صحت بھی جو ہے وہ اچھی رہے گی اور آپ لوگوں میں بھی زیادہ رسپیکٹفل گردانے جائیں گے، آپ کی رسپیکٹ بڑھے گی، محبت بڑھے گی معاشرے میں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ چیزیں اگر ہم خود سے ابھی پریکٹس نہیں کریں گے تو میرے خیال سے اگر آپ ایک چیز خود پریکٹس نہیں کریں تو اپنے بچوں کو کبھی بھی آپ بتا نہیں سکیں، تو پریکٹیکلی خود سے کریں تاکہ وہ بھی سیکھ سکے۔ خوشبو اتنی اچھی آ رہی ہے فرید کہ اب میرے خیال سے وقت ہوا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے بھی ویسے پوچھ لیں گے ہم اس چیز کے اوپر ان کو کیا پسند ہے اور کیا کھانا چاہیے ویسے، کیونکہ ایٹنگ ہیبٹس کے اندر بھی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ذرا آئیں گے بات کریں گے ہم لوگ۔ اور ہما کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ہما، کیسی ہیں؟ نبیہ میں بالکل ٹھیک، ہما اتنی اچھی جو خوشبو یہاں تک پہنچ رہی ہے۔ بالکل نبیہ، اور آج جو ہے میں نے کہا پنجابی سموسے بناتے ہیں اور آلو کے سموسے، اور جو وبا چل رہی ہے کوشش سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اوائڈ کریں باہر کا کھانا، باہر کی ایسی چیزیں جو نارملی دسترخوان پہ آ جاتی تھی، لیکن ریسیپی بتانے کا مقصد یہ ہے، ویسے تو لوگ کر رہے ہیں اب باہر سے منچنگ چیزیں لے رہے ہیں، لیکن گھر میں ریسیپی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جی میزان میں ہم بنا رہے ہیں۔ تو ہما یہ آلو کے سموسے آپ میزان میں بنا رہی ہیں؟ بالکل، آلو کے سموسے بن رہے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے دیسی مرغے کی کڑھائی بن رہی ہے جی۔ مجھے سب سے پہلے یہ بتا دیں دیسی مرغا آپ نے پکڑا کہاں سے؟ اچھا، میرے پاس بیفور اینڈ آفٹر والی پکچر ہے ویسے، کیونکہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے اس وقت دیسی مرغی اگر آپ نے لینی ہے تو اس میں بھی پیور دیسی آپ کو شاید نہ ملے، بالکل اس کے لیے بھی آپ کو بڑی دوڑ بھاگ کرنی جو دیسی ہے اس کی بھی فارمنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور وہ ویسا سیل ککڑ جسے کہتے ہیں پنجابی میں وہ نہیں ملتا، لیکن جی یہ اب ہم جب بنے گا اور افطاری کے بعد پھر کل ہم کمنٹس لیں گے کیسا بنا ہے۔ نہیں ماشاءاللہ آپ کی بنی ہوئی ڈشز ہما بڑی اپریشیٹ کی جاتی ہیں جی، بڑا شوق سے کھائی جاتی ہیں۔ میٹھے میں کیا بن رہا ہے؟ اچھا میٹھا نہیں بنا رہی ہے آج، میں نے کہا املی اور آلو بخارے کا شربت ساتھ میں کرتے ہیں اور وہ بھی بہت ریفریشنگ ہوتا ہے۔ اچھا، املی اور آلو بخارے کی شربت میں ہمیشہ جو کنفیوژن مجھے رہتی ہے، آج مجھے آپ ہی بتا دیں کہ کیا اس کو اوون اگر ہم سوک کر کے رکھیں گے تو وہ والا ٹھیک ہے، یا اکثر جو لوگ پکاتے ہیں؟ بالکل، لیکن میں یہ کرتی ہوں کہ جی میں اس کو بھگو دیتی ہوں املی کو اور آلو بخارے کو ایک ساتھ، اور اس سے ہوتا یہ کہ آپ کسی بھی طرح بنا لیں، آپ بوائل کر کے بنائیں، میں بوائل کر کے بناتی ہوں، پہلے سے بھگو دیتی ہوں اور اس کے بعد صبح میں آپ اس کو بوائل کر لیں اور گٹلیاں الگ کر لیں، تو ہوتا یہ بھگو دینے سے، سونک کر دینے سے کہ گٹلی جو ہے بڑے آرام سے، اسپیشلی آلو بخارے کی جو ہے وہ آرام سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ اور بس سنا یہ کہ بڑا یہ گرمی کا توڑ ہے املی اور آلو بالکل، بخارے اور نہار کو اگر پیا جائے تو بہت اچھی چیز ہے، اس کی بڑی سودنگ ایفیکٹ اس کا ہوتا ہے۔ بالکل، اور ریسیپی بھی ہم ابھی شیئر کریں گے سب چیزوں کی، اور جو ہے ساتھ میں چٹنیاں بن رہی ہیں جی، سموسے کے جو لوازمات ہیں وہ مکمل ہیں، اور افطاری میں ہم ہما آپ سے میری فرمائش ہے، آپ نے املی کی چٹنی بنانا ہمیں سکھانی ہے،
کیونکہ اب فرید کہیں گے کہ آپ پھر سے بتانا شروع ہو گئی ہیں. تو جب میں چکن بناتی ہوں رات کو تو مجھے بڑی ضرورت پڑتی ہے کسی سوس کی یا چٹنی کی. تو املی کی چٹنی بالکل آپ ایک بار مجھے بنا کر دکھائیں گی اور میں وہ سیکھوں گی یہاں پہ. اور ساتھ ساتھ وہ خواتین جو گھر میں امور خانہ سنبھالے ہوئے ہیں جناب, ان کے لیے بھی میرے خیال سے بڑی یوزفل ہوگی. بالکل ایسی ایک چیز اور میں پوچھنا چاہ رہا تھا ویسے ہما سے, کہ عام طور کے اوپر سموسوں کے ساتھ ہما ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چنے بھی استعمال کیے جاتے ہیں, تو کیا یہ وہ چنے بھی مجھے پتا تھا فرید یہ ضرور پوچھیں گے, اس لیے میں نے پہلے سے چنے کی جو ترکاری اور وہ سیلڈ تیار بھی, کر لی ہے, سموسہ اور چاٹ سیلڈ بن بھی جائے چاٹ گی لیا, اور ہماری. سموسہ چاٹ پراپر جو ہے وہ جی آپ کو. اچھا یہ ویسے میں آپ کو بتاؤں ایک چیز ہے کہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی, کیونکہ جب تک خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں ہر ایریا اور ہر سٹی کے حوالے سے آپ کی جو فوڈ کی جو پریزنٹیشن یا اس کے ساتھ کی ایسوسیشن ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. بالکل کراچی میں اگر آپ جائیں کبھی بھی اور اگر آپ باہر سے سموسے لیں تو آپ کو کبھی بھی آپ کو سموسوں کے ساتھ چنے نہیں ملیں گے, وہ وداؤٹ چنے. اچھا جو کراچیائٹ سے خاص طور کے اوپر ان کے لیے ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی کہ اگر آپ سموسے لیں تو اس کے ساتھ آپ کو چنے ملیں گے. اچھا جب آپ اس پنجاب ریجن کی طرف جب آپ آتے ہیں, جب آپ اسلام آباد لاہور اور باقی جگہوں کے اوپر, تو وہاں پہ آپ کو اس کے ساتھ چنے کی پراپر چاٹ ایک ملتی ہے جس کے اندر چنا بھی ہوتا ہے, سیلڈ بھی ہوتا ہے, پودینے کی چٹنی بھی, وہ پورا ایک پیکیج ہوتا ہے سموسے کے ساتھ. باخدا دل للچا رہا ہے کیونکہ پچھلے 5-6-7 دنوں سے مجھے سموسہ اور پاپڑی چاٹ کھانے کی اتنی کریونگ ہو رہی ہے. آج مجھے اجازت بھی مل گئی ہے, آج کھا لیں میں کھا سکتی ہوں. تو آج افطاری یہیں پہ ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا پسند ہے کھانا؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کھجور فروٹ کا تھوڑی سی چاٹ لے کر سیدھا کھانے پہ چلے جائیں. تو کوئی تو پراپر ہم ڈش کیونکہ جو آپ اسے کی, پروموٹ کر رہے ہیں میٹ اینڈ میٹ, اچھا اینی تھنگ ود دا میٹ, بیف اسپیشلی. ہاں جی, اور بھی ہم پروموٹ کرتے ہیں کہ آپ پریڈومیننٹلی بیف پہ جائیں, بیف لیور پہ جائیں, اور دونوں کے جو کانٹینٹس ہیں وائٹامن کے اور سارا کچھ, وہ ہمارے یہاں یہ ایک متھ بن گئی ہوئی ہے جو ہمارے بزرگوں سے بڑوں سے چلی آ رہی ہے کہ بڑا گوشت شاید جو ہے نو بڈی ہیز اینی ریزن, کوئی ریزن نہیں ہے, کوئی سائنٹیفک بیسز نہیں ہے کہ بڑا گوشت صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. ہم تو یہ سنتے ہوئے. ہاں جی بالکل, لیکن اگر کوئی میٹ ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے نیچر نے کانٹینٹ رکھے ہوئے ہیں صحت کے, تو وہ بیف ہے. اور بیف لیور جو بیف کلیجی ہے بڑے گوشت کی, اگر آپ وہ بھون کے کھائیں آلموسٹ سارے وائٹامنز, اسینشیل وائٹامنز اس کے اندر ہیں. بلکہ اگر کوئی لوگ لمبی عمر جینا چاہ رہے ہیں اور اچھی عمر, تو ان کو چاہیے کہ ہفتے میں 1 یا 2 دن ضرور بیف لیور کھائیں. اتنی ریسرچ ہے اس کے اوپر. لمبی عمر کا راز بتا دیا ڈاکٹر ہاں صاحب نے. بالکل ضرور لیں بھون کے. ڈاکٹر صاحب آپ نے یو کے میں کافی دیر پروگرام سے پہلے بھی آپ بتائے تھے آپ نے پریکٹس کی 10 to 15 ایئرز آپ وہاں پہ رہے, اور پھر پاکستان میں آپ پریکٹس کریں. جو ایٹنگ ہیبٹس کی ہم لوگ ابھی بات کر رہے ہیں, کیا ڈفرینس ہے یہاں پہ؟ ہم لوگ ابھی بھی ہمارے جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں وہ چینج نہیں ہو پا رہی ہیں, کیا وجہ ہے؟ نہیں, ہم لوگ تو ان سے بورو کیا نا, ان سے لائف سٹائل سارا کاپی پیسٹ کر رہے ہیں بورو. اسی وجہ سے ہر گھر میں یہ خرابیاں آ رہی ہیں, ہائی بلڈ پریشر, شوگر, پیٹ نکلے ہوئے ہیں لوگوں کے. ابھی 20 نہیں تو وہاں ویسٹ میں لائف سٹائلز کیا ان کی اسی طریقے سے جو ہم نے کاپی پیسٹ کیے ہوئے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ دیکھیے نا, یہ جو کووڈ-19 کا کرائسس ہے, اس میں ایک چیز بڑی کھل کے واضح طور پہ سامنے آئی ہے. ہمیں ابھی تک بہت کچھ نہیں پتا وائرس کا, ہمیں بہت کچھ نہیں پتا علاج کا. سارے لوگ ایک ایگزمپشنز ہیں, پروپوزیشنز ہیں, اس پہ کام کر رہے ہیں اور ٹائم لگتا ہے. لیکن ایک چیز کھل کے سائنٹسٹ نے, ڈاکٹرز نے دیکھ لی ہے کہ جتنے بھی ہاسپٹل ایڈمیشنز ہیں, یعنی 2 قسم کے آپ کو پتہ ہے پیشنٹس ہیں وائرس کے ساتھ. ایک وہ ہیں جو مائلڈ سمٹمز کے ساتھ ہیں, گھر پہ بھی مینیج ہو جاتے ہیں کوارنٹین میں, میجورٹی انہی کی ہے. وہ جو ہاسپٹل جا رہے ہیں اور انٹینسیو کیئر میں جا رہے ہیں, وہ 90% سے اوپر وہ ہیں جو اوور ویٹ ہیں, ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ ہیں, ہائی بلڈ شوگر کے ساتھ ہے, اور جسے ہم میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں, جس کے ان کے خدا کے لیے ہم ہر ایک کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں, کیونکہ وہ سارے ہاسپٹل ایڈمیشن انہی کے ہو رہے ہیں. یعنی جو آلریڈی کسی نہ کسی چیز میں مبتلا رہے ہیں. پہلی دفعہ بورس جانسن, چونکہ وہ خود سفر کر کے آیا, برٹش پرائم منسٹر, تو اس نے کہا ہے کہ جیسے ہی یہ ساری کی ساری پینڈیمک کا مسئلہ ختم ہوتا ہے تو آئی ول ویج اے وار اگینسٹ اوبیسٹی. اب میں خود سامنے, حالانکہ وہ خود موٹا ہے, اوور ویٹ ہے, کیونکہ اسے پتہ چلا ہے کہ اتنا بڑا بل ہمیں پے کرنا پڑا ہے ٹیکس پیئرس کی منی کا آن دیز پیپل, جو لوگ بیٹھے کھا رہے تھے اور کرتے کچھ نہیں تھے, اوپر سے ہاسپٹلس میں آ گئے, وینٹیلیٹرز نہیں بچے اور سارا کچھ.
अब आके उन्हें पता, डॉक्टर्स वहाँ पे पिछले 15-20 साल से कैंपेन कर रहे हैं, हमारे जैसे बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पे, डॉक्टर असीम मल्होत्रा हैं, बेतहाशा लोग हैं जो कैंपेन कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता आप इसे रोकें, आप शुगर के ऊपर टैक्स करें, जितनी फास्ट फूड है उसके ऊपर टैक्स करें, आपके जो रैक्स हैं सुपरमार्केट्स के वो 90% जंक फूड से भरे हुए हैं। डॉक्टर साहब एक ब्रेक की कॉल आ रही है हमें, प्रोड्यूसर साहब एक ब्रेक की कॉल करें, आपकी बात चूंकि चल रही है हमारी तो इसी कंटिन्यू नबिया करते बिल्कुल। हैं, एक ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद डॉक्टर आजम खान से इनसी ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल के हवाले से मजीद बात करें। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से पैगाम रमजान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और किचन में जनाब मैं दाखिल होने जा रही हूँ, आप किचन में जा रहे हो, बाहर से अपने घर में एंटर हो रहे हो, WHO के रिकमेंडेशन के मुताबिक 20 सेकंड तक मुसलसल साफ पानी से आपने अपने हाथ धोने हैं। मेरे पास डेटॉल मौजूद है इसलिए मैंने अपने हाथ क्लीन कर लिए हैं। हाथ अगर आप साफ ना कर सकें तो कोशिश करें कि अपनी आंख, नाक और मुंह से अपने हाथों को महफूज रखें। वैसे तो लाजमी सैनिटाइजर या आप डिटॉल अपने बैग में रख सकते हैं। हाथों की सफाई जनाब बहुत जरूरी है। जी हुमा, क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा नबिया, समोसों के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि आपने जो आटा गूंदना है उसके अंदर घी आपने मेल्ट करके डालना है। 1 kg के करीब अच्छा, इसकी डो नहीं मिलेगी हमें या घर में बनाना नहीं, पड़ेगा? मैंने खुद बनाई है डो, ठीक है। और पट्टी वाले समोसे नहीं है ये मैदे के बनाए समोसे। और उसके लिए आपने 1 चम्मच के करीब जीरा लेना है ठीक है। 1 चम्मच के करीब नमक लेना है और 1 किलो जो है आपने मैदा लेना है पूरा। उसके ऑलमोस्ट 28 से 30 के करीब समोसे बन जाएंगे। और 1.5 किलो के करीब आप आलू ले लें और उसकी जो है आप अपने मर्जी की फिलिंग बना लें, बॉयल करके बॉयल कर लेना है। उसके अंदर प्याज डालिए, साबुत सूखा धनिया डालिए, जीरा डालिए, नमक, मिर्च, हल्दी, हरा धनिया जी बड़ा, उसके अंदर रिफ्रेशिंग। और अनार दाना नबिया बहुत ही मजे का लगता है, बहुत मजे का लगता है। फिलिंग बना के रख लीजिए। आटा मैंने जो गूंदा था 1 किलो के करीब, उसके अंदर मैंने मैदा लिया था, उसके अंदर नमक 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा आपने ऐड करना है। उसके साथ जो घी है वो मेल्ट करके आप ऐड कर लें उसके अंदर 1.5 कप के करीब, और नीम गर्म पानी से आपने गूंद लेना है। उसके बाद आपने 2 तरीके से आप उसकी जो है डो बना सकते हैं। अगर तो आप अभी पहली दफा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो होता ये नबिया कि चिपकते हैं बहुत, ठीक है, क्योंकि जब कच्चा मैदा होता है और आप फिलिंग करते हैं, फिलिंग करनी है, उसको हैंडल करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो जिस तरह से आप पराठा बनाते हैं, छोटे छोटे जो है पेड़े बना के और आपस में उनको जोड़ लेते हैं, थोड़ा सा ऑयल लगा के बीच में और आटा लगा के, उस तरह से आप 2 रोटियां बेल लें और उसको तवे के ऊपर दोनों साइड से लाइट सा सेक लें। जैसे ही उसके पलटेंगे और उसके बाद फौरन उतार लीजिए, सेंटर से काटिए तो आपकी 4 पट्टियां तैयार हो जाएंगी। जबरदस्त, ठीक है। अगर आप हैंडल कर सकते हैं मैदा, गूंदा हुआ मैदा, बिल्कुल थोड़ा सा मुश्किल होता है तो आप लेकिन जो किचन का पक्का खिलाड़ी होगा वो कर लेगा। पक्का खिलाड़ी होगा, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम टेकिंग है नबिया। उसके साथ उसको चिपका लीजिए। आप मैदा ही लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करें, पेस्ट बना लें, फिलिंग कीजिए और यानी कि ये वो डिश है कि जो आप जब कुछ नहीं कर रहे और स्नैक के तौर पे आप घर में किसी छुट्टी वाले दिन बना सकते हैं, तो आप ये वो बनाएं अपनी एक अच्छी। अच्छा, ये कढ़ाई कहाँ से ये आप लेके आती है? मुझे ला दें कहीं से। इसमें मेरे ख्याल से चिकन के 4-5 पीसेस बड़े अच्छे बनेंगे, मेरा बड़ा दिल आ रहा है। एक मेरे लिए भी मंगवा दीजिएगा। मैं बिल्कुल मंगवा दूंगी। कल मुझे 2 जगह से बताएं, इसकी जो पुरानी शक्ल है क्या ये वाकई पुरानी है या ये ऐसे ही मिलता है? क्योंकि मैंने जिसके पास देखा है, जब स्पेशली इसको आपको लेके मंजवाना पड़ता है। इसका फायदा क्या है? और एवरी टाइम जो इसमें अरोमा आता है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई है और जो लाहौरी जो है कढ़ाई हमें स्पेशली लक्ष्मी में 4-5 जो है शॉप्स है नबिया, और उसके पास जाके हम खाते हैं। और स्पेशली जी देसी मुर्गा वहीं ज़िबा करवा के और फिर खाते हैं, जो उसका टेस्ट आता है ना, आप यकीन माने ऐसी एक कढ़ाई ले लें, ये 700-800 रुपए की। मैं तो हैरान हूँ कि देसी मुर्गों की इतनी बड़ी लाट आती कहाँ से? अब वो भी शॉर्ट हुए में फरीद। इसका मैंने आपको ऑन एयर ऑर्डर दे दिया है, बिल्कुल ऑन एयर आपको मिल जाएगा। नबिया मुझे जरूर याद रखिएगा, एक मेरी और एक आपकी। बस डन हो गया जनाब। मुझे छोटी 2 लेनी पड़ रही है। नहीं, ये साइज बड़ा आइडियल है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, नहीं जी, आप बता दीजिएगा इसकी क्या कॉस्ट है, हम आपको जो है वो ये बिल्कुल कर देंगे। बट इट्स मैं ईद पे आप दोनों को ये गिफ्ट दे देंगे खाली। अच्छा जी, आपने कढ़ाई बनाने के लिए करना ये कि सबसे पहले जो हमारा तेल है जी, ऑयल जी, उसके अंदर बना रहे हैं हम। और सबसे पहले पैन में मैंने ऑयल ऐड किया, उसके बाद आपने नमक ऐड करना है।
और ये Oil में थोड़ा नमक। सा डिफरेंट है। ऑयल में नमक, ऑयल में आपने नमक करना है जब थोड़ा सा आपको लगे कि गर्म हो चुका है, क्योंकि ना तो वो ब्राउन होगा ना कुछ अच्छा नहीं ऐसे स्टेज प्रॉपर पे लाना मतलब कि पिंच ऑफ सॉल्ट या प्रॉपर नहीं खाने के प्रॉपर हिसाब से सॉल्ट प्रॉपर जितना सॉल्ट आपने डालना नमक है। ऐड करना है उसके ठीक है, अंदर, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट 3 किलो के करीब था मीट, ठीक है। तो मैंने 1.5 टेबल स्पून के करीब नमक ऑयल के अंदर ऐड किया है। अच्छा बटर में भी हम इसको कर सकते हैं? बटर में, देसी घी में बहुत ही मजे का लगता है। अच्छा नबिया, उसके बाद करना आपने ये है कि मुर्गी, चूंकि मैंने तो बॉईल कर ली थी क्योंकि देसी मुर्गा था और मुझे थोड़ा सा वक्त की लगा कमी होगा होती है, तो मैंने स्टीम कर लिया था। आपने उस नमक और ऑयल के अंदर ही सबसे पहले गार्लिक जिंजर पेस्ट जो है, चिकन ऐड करना है। जो चिकन है वो वॉश करके वो ऐड करना है। उसके बाद जब वो थोड़ा सा ब्राउन होने लगे, गार्लिक और जिंजर का पेस्ट ऐड करना है नबिया, ठीक है। और उसके बाद आपने ऐड करने हैं टमाटर, और टमाटर जितना ऑलमोस्ट अगर आपका 1 किलो मीट है तो 1 किलो ही आपने टमाटर ऐड करने हैं। इक्वलेंट। इक्वल जी, इक्वल, बिल्कुल इक्वल, और कोई प्याज ऐड नहीं करना, कोई कोई और दही चीज़। वगैरह कुछ नहीं है? दही बिल्कुल लास्ट पे हम हाफ कप के करीब नबिया ऐड करेंगे। ओके। और उसके बाद इसको अच्छे से भूनेंगे। जीरा जो है वो ऐड करेंगे, थोड़ा सा सूखा धनिया जो है वो क्रश्ड, पाउडर फॉर्म में नहीं ऐड करेंगे जी, और भूनेंगे अच्छे से। और उसको जो है, अगर आपको मेथी पसंद है हाँ सूखी तो मेथी, वो थोड़ी सी उसकी बिल्कुल मेथी की बड़ी अच्छी खुशबू बड़ी है। बहुत मजे की और रिफ्रेशिंग, और उसको जो है गार्निश करके हम लास्ट पे सर्व करेंगे। ये तो बड़ी जबरदस्त आपने बात बताई, और खास तौर के ऊपर देसी ये जो है ना, वो बहुत देसी जो फूड होता है उसकी ये भी बात ऐड ही करना अलग है? होती हाँ ये है। भी अच्छा ऐड वैसे करना एक और चीज आपके पास है, वो जो इमली आलू बुखारे वाला जो शरबत है, चाहूंगा जरा उसकी भी रेसिपी आप। अच्छा जी, इमली और आलू बुखारे का शरबत जो है बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आलू बुखारे की चटनी भी मैंने बनाई है साथ में। और आलू बुखारे की चटनी नॉर्मली हम घर में जब बनाते हैं तो वो कहते हैं जी वैसी नहीं बनी जैसी बाजार से मिल रही थी। हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि बाजार वाले जितना आलू बुखारा होता है ना, उतनी ही चीनी ऐड करता है, ठीक। और उसको भिगोना आपने चीनी के साथ है, और उसके बाद आपने उसको मैं क्या boil- करूंगी उसका? आप कैंडल ला लीजिएगा कोई। जी ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद अगर आप नहीं, एक्चुअली वो जो शुगर होती है वो उसको थिक करती है, ठीक है। और आपने उसको अच्छे से पका लेना है। उसके अंदर थोड़ा सा जिंजर, अदरक जो है, और अच्छा। अदरक ऐड करना है, उसके साथ नमक और रेड चिली पाउडर। सारी बातें यहाँ पे छोड़ दें, डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं कि मैं आगे क्या फायदा इतनी हेल्थ की बातें और टिप्स दे रहा हूँ, ये यहाँ पे कढ़ाइयाँ समोसे खा रहे हैं, इन्होंने तो होना ही बीमार डॉक्टर साहब आप है। फिक्र ना वो करें, मुस्कुरा रहे हैं, वो देख यहाँ पे रहे हैं मीडिया ने हमें। बोलना होता है, इन्होंने वैसे अपनी चीज में है ये पक्की, इन्होंने खाया कुछ भी नहीं है वैसे ये मुझे अपनी पता इस है, चीज के ऊपर जो ट्रैक पे जा रही है बिल्कुल ही बड़ी दिलजमी के साथ जा रही है। जी वो नाजरीन की कंजम्पशन के लिए है, लेकिन ये है कि जो टेरेबल न्यूज़ दी है उमा ने, वो ये है कि आलू बुखारे को चीनी के चीनी शीरे के में साथ, चीनी के साथ। अच्छा शक्कर भी यूज की जा बिल्कुल, सकती है शक्कर भी यूज टेस्ट कर के सकते लिए? हैं, बिल्कुल। हमारा बिजनेस प्रमोट कर रही हैं आप। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, उसके बाद वैसे डॉक्टर साहब आप आपसे कहते होंगे कि चीनी यहाँ पे इस मुल्क में जितनी महंगी उतना अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है। हमने जो हमारे सियासतदान क्लाइंट्स हैं उन सबको कहते हैं कि खुदा का वास्ता है, ये जो आपने चीनी का क्राइसिस और ये सारी चीज़ों की रेट लगाई हुई है, हाँ। इससे आप 70 की बजाय 170 करें। ओफो, और 170। हाँ जी, ताकि हमारे हॉस्पिटल्स पे लोड कम हो। ये सिरे से नेसेसिटी है ही नहीं, किसने कह दिया कि ये नेसेसिटी है? ये इंसानी ज़रूरत है, निरा जहर है और बिल्कुल डॉक्टर साहब स्लो इसका पॉइजन। अल्टरनेट क्या इस्तेमाल करें, जैसे हम शक्कर की बात करना करते क्यों चाह रहे हैं आप? हैं। अच्छा मीठा निकाल ही दे बिल्कुल आप जिंदगी मेरी से। बात माने, 4 से 5 दिन फीकी चाय पिए, मीठा निकाल दें, उसके बाद आपको नफरत हो जाएगा, आपसे पिया ही नहीं जाएगा। चीनी डॉक्टर साहब एडिक्शन अगर है। हम कोई और मीठा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो क्या चाय, जिस तरह बचपन से जिस तरह मुझे चाय की बड़ी एडिक्शन है, तो क्या 1 चम्मच चीनी भी बहुत नुकसानदेह होगी, या अगर मैं उस चीनी की जगह अगर मैं शक्कर यूज करती हूँ तो क्या वो भी नुकसानदेह है? देखिए ये भी मिथ है कि चीनी और शक्कर में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नहीं है। सिंपल शक्कर की क्रिस्टलाइजेशन की हुई है, थोड़ा सा केमिकल डाल के, टोटल मिथ है। जो अंदर जाए, असल चीज़ जो समझने की है वो ये है कि जब कोई भी फूड ब्लड में जाएगी तो कितनी शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको हम कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आप सिंपली, अगर जो लोग पढ़े लिखे हैं वो हार्वर्ड के वेबसाइट पे जाके वहाँ से हर फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सारी दुनिया का उन्होंने दिया हुआ है, तो आपको सुन के हैरानी होगी कि जो गंदम हम खा रहे हैं इस वक्त, शायद मैं किसी पहले प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स चीनी के बराबर है तकरीबन। यानी आप चीनी खाएं और गंदम खाएं एक बराबर है। तकरीबन एक बराबर है। डॉक्टर साहब फिर तो एक बड़ी एसेंशियल बात एक हो गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि वो लोग जो कि डायबिटीज हैं वो मीठा तो नहीं खाते लेकिन 4-4 रोटी जरूर खाते हैं, तो ये तो वो तो जहर ही उगल रहा है। सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोग 25-30 साल के शुगर के मरीज हैं और वो स्टिल यही समझते हैं कि सिर्फ चीनी बनाती है।
चीनी शुगर बनाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या मीठी चीज़ खाएंगे तो शुगर रेज होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुदा के लिए हर चीज़ जो हम खाते हैं, वो लोग जो स्कीमोज हैं, वो जो नॉर्थ पोल पे रहते हैं, जिनके पास गंदम, चावल, मीठा कुछ भी नहीं है, और वो ड्राइड मीट जो उन्होंने ड्राई किया हुआ होता है वही खाते हैं, वो भी सबसे पहले शुगर में कन्वर्ट होता है और फिर बाद में उसकी यूटिलिटी कोई और होती है। ठीक। सबसे पहले जिस्म को एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी शुगर से आती है, डॉक्टर साहब, ग्लूकोज से रोटी आती जो है। गंदम की बनी हुई है वो इसका मतलब है नहीं खानी चाहिए? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, जो गंदम हमारे बुजुर्गों ने खाई है, वो गंदम ये वो गंदम नहीं है जो हम खा रहे हैं। ठीक है। इसको इस बीज को हम हाइब्रिड ड्वार्फ सीड कहते हैं, ठीक। और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो तकरीबन शुगर के बराबर है। चीनी आप खा लें और उसी इतनी मकदार की आप गंदम की रोटी बना के खा लें, और इवन चावल भी बिल्कुल क्लोज है, उतना ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो इसका मतलब ये है कि एक तो ये कि ये सीड जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ज़्यादा क्रॉप लेने के लिए बनाया गया है, और बहुत सारे मुल्कों में बैंड है। हमारे यहाँ जो कोई गरीब मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है कि ये सीड कहाँ से आया है, फार्मर्स को किसने दिया है, ये बता के कि इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, पैदावार ज़्यादा है, तो वो दे दिया है। तो खाएं क्या डॉक्टर साहब फिर? बिल्कुल खाएं, रोटी खाएं, रोटी का साइज़ छोटा कर दें, चावल का पोर्शन छोटा कर दें, सालन चम्मच से खाना शुरू करें आप। हमने क्यों स्टेपल फूड साथ लेनी है, ये समझ से बाहर है। आप किसी दिन खुद ट्राई करें कि सिर्फ चम्मच के साथ सालन, उसका सूप और सब्ज़ी और गोश्त जो भी पका हुआ है वो लें, दाल डायरेक्ट आप चम्मच के साथ खा लें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो डॉक्टर साहब, हनी ले सकते हैं मीठे के तौर पर? अगर आप बात करें तो बिल्कुल वो ले सकते हैं। शहद अल्टरनेट हो सकता है अगर चीनी और शक्कर ना इस्तेमाल करें तो? बिल्कुल हनी ले सकते हैं, लेकिन ये है कि मैं अर्ज़ करूं कि बेतहाशा लोग इस अर्ज़ पे, प्लेनेट अर्थ पे मौजूद हैं जो चीनी नहीं ले रहे और दे आर फार मोर हेल्दी, उनको कोई क्रेविंग नहीं होती। चीनी पे इतना सारा काम हो चुका हुआ है, और अब आगे हमें पता चला है कि ये इसकी जो नशा करने की एडिक्टिव वैल्यू ऑलमोस्ट बाकी चीज़ों के बराबर है, जिसका नशा बाकी चीज़ों के में होता है। इसकी जो क्रेविंग्स हैं लोगों को होती हैं, वो उसी तरह ही हैं जैसे बाकी नशे की क्रेविंग्स होती हैं। तो जिस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता से छोड़ देंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको इसकी क्रेविंग्स भी नहीं चल है। इंसान है, उसकी इसके ऊपर अपने आप को जितना उस चीज़ को जिस चीज़ का आदी बनाएगा उसी तरफ आप चले जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी आपसे गुफ्तगू रही है, आपके सामने वैसे बन भी रही है बड़ी इन्हिमाक से और बहुत ही दिलजमी मुझे के बहुत साथ। मजा आ रहा है नबी फिर एक वाकई। काम करते हैं आपसे, जो है ना एक और जो है ना कढ़ाइयों के सेशन जरा रखवाते हैं आपके साथ। क्योंकि एक तो मेरा इस कढ़ाई इस पे दिल आ चुका है, एक तो ये हुमा का ऑर्डर चला गया, और ऊपर से बर्थडे को आ जाइए जी आप मुझे लोग। क्या इंशाल्लाह बात है क्योंकि जनाब। ऑन एयर फरमाइश फिर उस दिन मैं ही कोई डिश तैयार करूंगी, मैं बनाऊंगी फिर उसके हम आप लिए। इधर आ जाएं। ये तो बहुत ही जबरदस्त हो गया जरा। जी डॉक्टर साहब, हमने वैसे कहा है यहाँ पे कि किसी दिन मैं और नबी है यहाँ पे, वैसे कोई एक दिन प्लान कर लेते, मैं और आप मिलके कोई डिश बना लेते। बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है यहाँ पे इसकी जो शक्ल बड़ी अच्छी आ रही होगी। अच्छी आ रही है, खुशबू बड़ी अच्छी आ खुशबू रही है। बहुत अच्छी है। तो इसकी वाकई वजह मीज़ान में सब कुछ बन रहा है, मीज़ान में बना जनाब हुआ सब कुछ बिल्कुल, अच्छा इस लगता है। वजह से एक ये भी बड़ी बात है। तो फरीद, हम अब ब्रेक पे जा रहे हैं, तो जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने जो सेगमेंट है ट्रांसमिशन का उसको आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, Thank you आपने very टाइम much निकाला for हमारी having आज की इस ट्रांसमिशन के लिए। देखते रहिए पैगाम रमजान। थैंक यू।